तो नमस्कार आप सबका, मेरे साथ मैं हूं शिवम दुबे और आप इंडिया वॉइस देख रहे हैं। अब किसकी सरकार बनेगी यह बहुत जल्द तय हो जाएगा। कौन कितने पानी में है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं तो अब बहुत कम शेष बचा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हर पार्टी के अपने अपने अनुमान वो दूध की तरह, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होता चला जाएगा। तो चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अब आना शुरू हो चुका है, रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। और कौन जीतेगा ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये धीरे धीरे सभी अटकलों पर, सभी के अपने अपने दावों पर, सभी के अपने अपने एग्जिट पोल पर वो कहां गलत कहां सही ये सब कुछ तय होता जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर आज परिणाम आएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का परिणाम आज और यूपी की 9 सीटों केरल का आज परिणाम आएगा। तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में भी उपचुनाव के रिजल्ट का इंतजार हर किसी को बड़े ही बेसब्री से है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव और यूपी में कौन मारेगा बाजी, आज यह तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। तो झारखंड में ज्यादातर एग्जिट पोल अब जो अभी तक ये बता रहे हैं कि कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो अब यह तय हो जाएगा, आज यह तय होगा कि कौन कितने पानी में है। तो ये सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे हम आपको बताएंगे। और रुझान आने शुरू हो गए हैं तो इस चुनाव के अखाड़े में किसे जीत मिलती है और किसे पट, आज ये पता चल जाएगा। और जीत और हार आज जो है वो क्लियर हो जाएगा। और कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हारेगा, आज ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो वहां पर महायुति यानी बीजेपी प्लस, यानी बीजेपी के गठबंधन के जितने सहयोगी हैं उनके अपने दावे और महाविकास अघाड़ी के साथ जितनी पार्टियां हैं उनके अपने अलग दावे। आज सबके दावों की पोल खुलेगी और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। तो चुनावी अखाड़ा में आज किसे चित मिलेगी और किसे पट, ये साफ हो जाएगा। तो चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज आ जाएगा और यूपी की 9 सीटों के रण में कौन बाजी मारेगा ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो उपचुनाव के रिजल्ट का इंतजार है हर किसी को, रुझान आने शुरू हो गए। हमारे साथ श्यामल किशोर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और आशुषी जयंती प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और धनोज कुमार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक का जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और राशि जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आज अब चूंकि देखिए अपने अपने अलग अलग मतलब अनुमान थे आप सबके कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उपचुनाव में जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं हर जगह आपकी जीत होगी।
क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि रुझान तो आने शुरू हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी जोड़ने के लिए। और देखिए, रुझान अभी तो शुरुआत है और रुझान पक्ष में है तो वो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हम लोगों का ये शुरू से ही रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता तो सिर्फ परीक्षा के समय पढ़ते हैं। ये 5 साल का लगातार का जो संघर्ष है, लगातार जो फील्ड में जाते रहते हैं, लगातार लोगों की समस्या से अवगत होते रहते हैं, और तो जो हम लोगों ने वादा किया वो कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक जमीन पर उतरा, इन सारी बातों को देखते हुए हम अपनी जो परीक्षा है वो लिखते हैं। तो बस हमने परीक्षा दे दी और अब जनता ने अपने जो परिणाम है वो ईवीएम में बंद कर दिए हैं और धीरे वो खुल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पक्ष में आएगा ही, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास। ठीक है, राशि जी मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राशि जी कह रही है कि परीक्षा हमने दे दिया, परिणाम कुछ देर बाद पता चल जाएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा है, परिणाम जैसे जैसे समय बीतता जाएगा परिणाम भी पता चलते जाएंगे। आपका क्या आकलन, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड या और बाकी राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर? देखिए शिवम जी, हम लोगों की तैयारी काफी मुकम्मल है और जनता का भरोसा है, और आज तो जनता की बारी है। हम लोगों ने जितनी बातें कही और कहनी थी सब कर चुके हैं हम सभी, और आज जनता का यह समय है और कुछ ही घंटों में आप देखेंगे कि सारी चीजें जो स्पष्ट होती जाएगी। और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है झारखंड में वो पुनः आएगी, और महाराष्ट्र में भी हम अच्छा करेंगे, और बाकी जहां हमारे उपचुनाव हुए हैं आप देखेंगे कि वहां के भी रिजल्ट हमारे ही पक्ष में होंगे। नहीं श्यामल जी, अभी तक के रुझान तो आप देख ही रहे होंगे और एग्जिट पोल के नतीजों को भी आपने पहले भी एनालाइज किया होगा, आपका अपना भी आकलन होगा। आपका अपना आकलन क्या कहता है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो कहीं पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एग्जिट पोल पर आप लोग का विश्वास कितना है आप लोग बेहतर बता सकते हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो हमने अभी हरियाणा में भी देखा, इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी देखा, जहां हम 300 से पार बता रही थी भारतीय जनता पार्टी, अपना जो नारा दिया था वो 400 तक लेके गए थे एग्जिट पोल वाले उसे। तो उन बातों से अब तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लेना देना होना चाहिए। अब तो समय बिल्कुल करीब है, और हम सभी को पता है कि झारखंड में जिस प्रकार यहाँ की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना प्यार दिया है, अपना समर्थन दिया है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार थी उन्होंने जो जनता की सेवा की ईमानदारी से, जो भी समय बचे कोरोना के बाद, 5 महीने की जेल के बाद, ये तमाम जो समस्याएं बीच में आई 5 वर्षों के दौरान, उससे उबरते हुए हमारी सरकार ने जनता के लिए बहुत सारे काम किए, और जनता में हमारा भरोसा है, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और कुछ हमें लगता है कि 10 बजे के आसपास हम स्पष्ट रूप से कुछ बोलने की स्थिति में होंगे। ये चल रहा है, स्टार्ट हुआ, अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, इससे ज्यादा हमें लगता है कि इस पर कुछ होने की जरूरत नहीं है। पोस्टल बैलेट के बाद जब ईवीएम खुलेंगे और ईवीएम के परिणाम सामने आने लगेंगे, उस पर हम देखेंगे आप कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन झारखंड में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, श्यामल जी मैं आपके पास आऊंगा। धनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धनोज जी, शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर भी परिणाम आ ही रहे हैं, क्या कुछ आपका आकलन कहता है, क्योंकि अभी तक रुझान जो है वो बीजेपी एज लेती हुई दिखाई दे रही है इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी को मेरा सुबह का प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छे। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। धड़कन दिल का धनोज सबका तेज है, धड़कन दिल का धनोज सबका तेज है, हार जीत तो सियासत का खेल है, हार जीत तो सियासत का खेल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये बात सभी जानते हैं, चाहे वो जो भी पार्टी के लोग हो। एक व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ
उसके इर्द गिर्द अभी राजनीति घूम रही है, क्योंकि वो वर्तमान में वहां मुख्यमंत्री भी है और उन्होंने साफ संकेत दिया इस उपचुनाव में कि जो गलती आप लोगों ने पहले किया, पहले मतलब 2024 के लोकसभा में, वो आप मत करिए। उसी के तहत उसने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, जो सीधा संदेश था उत्तर प्रदेश के जहां चुनाव हो रहा था उस क्षेत्र के हिंदू लोगों के लिए, खासतौर पर हिंदू लोगों के लिए, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है उनके इस नारे के बदले उन्होंने दिया कि एक है तो सेफ है, दो नारा दिया, फर्क एक ही है। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, इन्होंने कहा एक हो तो सेफ हो। दोनों का अर्थात अगर निकालेंगे तो एक ही है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वो यही कहा कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट रहकर मुझे वोट करिए। तो उसका लाभ उसको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उस गढ़ में भी समाजवादी पार्टी के जो लीडर है, सीनियर लीडर जो राम गोपाल यादव जी, उन्होंने भी कहा है कि कुंदरकी, मीरापुर, सीसाभाऊ का फिर से चुनाव हो, मतलब फिर से चुनाव हो। कहने का मतलब जो मतदान हुई वो मतदान समाजवादी पार्टी के अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर उनके अनुकूल होता तो वो ऐसा मीडिया के सामने या बयान नहीं देते कि फिर से चुनाव हो। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो बाय इलेक्शन हुआ 9 सीटों पर, जैसा कि आप भी अभी देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग की जो गिनती है उसमें भी बीजेपी की बढ़त बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो नारा उनका कारगर सिद्ध हुआ जो उन्होंने कहने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा जो कि उसका बेनिफिट भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, और रही बात धनुष जी, जो अभी आपने बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र किया और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का भी जिक्र किया, और फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी का कि न बटेंगे न कटेंगे। सवाल यह है कि इन सब चीजों के बीच में हमने चुनाव के दिन देखा कि किस तरीके से हो हल्ला हुआ, और हो हल्ला तो इस तरीके से हुआ कि चुनाव कैंसिल कराने तक की मांग की गई। यानी कि एक तरीके से पूरा क्या प्री प्लान तैयार किया गया कि अगर कंडीशन फेवर में आती है तो ठीक, नहीं आती है तो फिर एक बैकबोन तैयार कर लिया जाए जिसके आधार पर यह कह दिया जाएगा कि परिणाम देखिए हमारे पक्ष में नहीं आया, चूंकि बीजेपी ने पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ लगा रखा था। देखिए, ये तो आरोप आज का नहीं है, ये आरोप जब कोई सत्ता पक्ष होता है, क्योंकि आपको याद होगा टीएन शेषन साहब जिन्होंने एक क्रांति लाया, चुनाव आयोग में जब थे तो क्रांति लाए, बिहार की धरती जो कि नदियों की धरती है, और जब लालू यादव वाली बात आपको याद होगा, वही जीतते थे, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग करना, गोली चलाना, बंदूक चलाना, जिसको गुंडा राज कहा गया था, जिसको जंगल राज कहा गया था। ऐसे में एक व्यक्ति जो टीएन शेषन साहब मोर्चा संभाले और सारे शासन प्रशासन को लेकर चले, ईमानदारी से चुनाव कराया, और क्या हाल हुआ लालू यादव जी का। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है, विपक्ष के लोग अक्सर दौर लगाते हैं कि शासन प्रशासन, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि जो बड़ी कठिन से पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनते हैं, कितने ही मतलब जद्दोजहद के बाद उनका पद मिलता है, क्या उनसे आप गुंडई की उम्मीद करते हैं? शासन प्रशासन को गुंडा कह देना ये कहां तक न्याय संगत है? ऐसे में मनोदशा और मनोकृति दर्शाता है कि जो लोग शासन की सोच करता है, चुनाव जीतने की सोच करता है, वही व्यक्ति, क्योंकि देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, तो क्या वो शासन प्रशासन उस टाइम में सब मतलब गुंडे का रोल किए थे? तो कहने का मतलब है कि आप एकदम से शासन प्रशासन का दायित्व होता है चुनाव के टाइम में, क्योंकि चुनाव आयोग के चिट्ठी लिखने से ही सरकार जो वहां पर अपॉइंट करता है, सरकार मतलब चुनाव आयोग के हैंड में आ जाता है। चुनाव आयोग जैसा निर्देश देता वैसा होता है, जितना बटालियन को जहां मतलब अपॉइंट किया जाता है वो वहां रहता है। और आपको पता होगा कि वहां प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी सब होते हैं और एक मजिस्ट्रेट भी वहां अपॉइंट होता है एरिया वाइज। ऐसे में नियंत्रण करने के लिए जो उनके अस्त्र शस्त्र वो हाथों में था, वहां क्या ऐसा हुआ जो एक पुलिस ऑफिसर को हाथों में शस्त्र लेकर उनको कठोर वार्निंग देना पड़ा? तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा चुनाव में देखने को मिला है, क्योंकि जो मैं तो अक्सर बोलता टीवी पर कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये शासन प्रशासन के लोग गुंडे हैं, लेकिन गुंडों को ये लोग मसीहा बोलते हैं। आज तक किसी समाजवादी पार्टी के नेता को के मुंह से मैं ये नहीं सुना हूं
कि ये गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, यह गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, ये पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। जो मतदान है वो सबका जनसित अधिकार, हमारा संवैधानिक, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको बराबर पावर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप वोट डालोगे, अपना नेता चुनोगे। तो आप मान लीजिए जो समाजवादी पार्टी के आदमी समाजवादी को ही देगा, जो बीजेपी के आदमी बीजेपी को ही देगा। तो कैसे में आप आरोप प्रत्यारोप का दौर से गुजरते हो जब, और वहां जो एक ऑफिसर को ऐसा कठोर एक्शन लेना पड़ा, क्या ऐसी सीन हो गई थी वहां, क्या ऐसा एक्टिविटी हो गया था। तो जो ये गुंडों के खिलाफ शस्त्र उठाना हमारा संविधान में भी है। तो इसलिए मैं इन बातों पे ज्यादा तुल नहीं देता। मुझे लगता कहीं न कहीं जो प्रशासन शासन के लोग हैं उसने अपना दायित्व को निभाया, निष्पक्ष होकर निभाया, कंट्रोल करना उनका वहां का उनका दायित्व था और उन्होंने दायित्व को निभाया। ठीक है धनुष जी, मैं आपके पास आऊंगा। राष्ट्रीय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट की बात करें तो जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ उस दिन से हंगामा शुरू हुआ, और हंगामा कुछ इस कदर से शुरू हुआ कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्होंने ये कहा कि ये प्रदेश की सरकार जो है, यानी आपकी जो अभी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, वो प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो जो उनके मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको वोट नहीं डालने दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई तो 9 की 9 सीट हमारे पाले में आ जाएंगी, बाकी अगर धांधली करना अगर वो करना चाहें, अगर वो करेंगे तो फिर कहीं पर मामला गड़बड़ हो सकता है। जी, ये तो यही बात हुई कि हार से पहले हार मानने वाली बात हुई और हार के कारणों की विश्लेषण शुरू हो गई। कभी ये ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, तो ये इनकी पुरानी आदत है। हम लोगों ने कहीं भी हारा तो हम लोगों अपनी हार को जनता का आशीर्वाद समझकर हम लोगों ने स्वीकारा। तो ये हिम्मत होनी चाहिए इस बात के लिए कि अगर जनता आशीर्वाद देती है किसी भी पार्टी को तो उसे सहज स्वीकार करना चाहिए और अगले को उसका विश्लेषण करना चाहिए कि जनता ने हमें क्यों नहीं आशीर्वाद दिया। और जहां तक योगी जी की बात है और उनके जो प्रशासन की बात है, तो मैं ये कहूंगी कि जब हम राष्ट्रीय जी मैं आपको यही रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है, यूपी में करहल और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, गाजियाबाद और फूलपुर से बीजेपी आगे चल रही है। तो रुझानों के आधार पर मैं आपको बता रहे, खैर सीट पर बीजेपी आगे और झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त जरूर मिली थी। वायनाड सीट से प्रियंका वाड्रा आगे चल रही है। तो महाराष्ट्र में 126 सीटों पर महायुति यानी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। यूपी में करहल और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो गाजियाबाद और फूलपुर से बीजेपी आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि कांटे की टक्कर यूपी में दिखाई दे रही है, खैर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे, झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने लीड ले लिया है झारखंड में। तो महायुति में आपको बता दें कि 132 सीट हम आपको बता रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी लीड लेती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, जबकि झारखंड में कुछ देर पहले अगर देखा जाए तो वहां पर बीजेपी आगे थी, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है। राष्ट्रीय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल वही है, सवाल यह कि जिस तरीके से पूरा मतलब अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने यह कहा, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ने यह कहा कि यानी अखिलेश यादव ने भी, उन्होंने कहा कि देखिए ये बीजेपी वाले ये कट्टा के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया। उन्होंने एक वीडियो भी बकायदा ट्वीट किया जहां पर अधिकारी जो है वो असलाह दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है बीजेपी। मैं ये बार बार सवाल आता है कि लोकतंत्र के लिए खतरा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाहर जाके कौन कहता है कि संविधान खतरे में है? जब संविधान खतरे में है तो किस तरह से लोग संविधान के बल पर ही ना हम लोग लोकतंत्र को जीते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती देखते हैं। तो ये सरासर एक मैं कहूंगी कि अननेसेसरी ये जो हार के लिए लोग बात करते हैं। हार जीत की बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती जिंदा रहनी चाहिए, यही हमारे भारत का की खूबसूरती है। तो मैं ये कहूंगी कि ये सरासर एक बेबुनियाद बातें हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं। और वैसे देखा जाए तो आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, अगर मधुपुर की सीट को
के लिए हम देखे, मधुपुर के किसी मंत्री के लिए किस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किस प्रेशर में आकर ये गलत काम किया था, और निर्वाचन आयोग को धन्यवाद भी देती हूँ कि वो अरेस्ट भी हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर सब जानते हैं कि ये गलत बात है। अगर हम वोट किसी के पक्ष में करवा रहे हैं, किसी के पक्ष में नहीं देने दे रहे हैं, तो ये गलत बात होती है। तो प्रशासन, चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार भी होता है। और जब ये प्रेशर में आकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये काम करते हैं, तो ये सरासर एक देखने की बात है और समझने की बात है। इशारा बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि किसके इशारे पर वो काम हुआ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं तो राजश्री जी, यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर सब कुछ फेयर था तो वो 7 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड क्यों किया चुनाव आयोग ने? जी वो तो कहीं ना कहीं देखा गया होगा ना उस तरह से। हाँ तो ये मतलब राजश्री जी, तो फिर ये पूरा नकार नहीं सकते ना कि कहीं पर धांधली नहीं हुई और सब कुछ फेयर था तो फिर चुनाव आयोग ने एक्शन क्यों लिया? वही तो कह रही हूँ कि जहाँ अनफेयर मीन्स हो तो वहाँ हो सकता है कि ये ऐसा हो, और जरूरी भी है कि निर्वाचन आयोग ये कदम ले। जहाँ पे अनफेयर दिखे तो जरूर करना चाहिए ऐसा। हम तो लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए हमेशा ही चाहते हैं कि हमारा एक ही बात है कि राष्ट्रीय, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि योगी जी ने एक नारा दिया, तो मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ कि अगर हम कहते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये सारे भारतीयों के लिए है। ये घुसपैठियों को आप अलग कर दीजिए। घुसपैठियों से जो सपोर्टर है वो जरूर इसको खिलाफ बोलेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, गलत बात है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भारतीयता जिनमें कूट कूट कर भरी है, वो इस बात को कभी नकार नहीं सकते। और घुसपैठियों की बात अगर करती हूँ तो उसके सपोर्ट में जो ये बात करते हैं कि हम अगर 450 रुपए से सिलेंडर आम लोगों को देंगे तो घुसपैठियों को भी देंगे, तो कहीं ना कहीं ये पहली बात तो मानते नहीं कि घुसपैठियां है, और दूसरी तरफ मानते हैं कि हम घुसपैठियों को भी 450 में सिलेंडर देंगे। तो आखिर इनका कंफ्यूजन तो पहले दूर हो। ठीक है राजश्री जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए श्यामल जी, मुझे पता है कि आपकी एक नजरें टीवी स्क्रीन पर है और एक नजरें आप हमारी तरफ करके बैठे हुए हैं, और आपके दिलों की धड़कनें बता रही हैं कि काउंटिंग वो चल रहा है और आपकी नजरें एक तरफ टीवी स्क्रीन पर हैं, दूसरी तरफ हमारी तरफ। श्यामल जी, अब चूंकि आप आंकड़े आप भी देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र में तो फिलहाल महायुति लीड ले रही है, लेकिन झारखंड में यह अनुमान था कि बीजेपी वहां पर आपको बैकफुट पर ले जाएगी, लेकिन लड़ाई जो है वो कांटे की चल रही है। श्यामल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी हमारी बहन ने कहा कि किस प्रकार प्रिजाइडिंग अफसर ने किया। इन्हें इससे पहले की घटना पता होना चाहिए कि रांची में जब हमारे प्रवक्ता अपने पास लेने के लिए गए चुनाव आयोग के कार्यालय में, वहां पर एक अधिकारी ने उसे रोका और कहा, आप किस पार्टी से हो, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया, मेरा नाम ऋषिकेश है। तो उन्होंने कहा, आपका नाम ऋषिकेश है और किस पार्टी में हो आप? ये तो आपको तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। और जब ऋषिकेश जी ने अपना विरोध दर्ज कराया चुनाव आयोग के पास, पार्टी ने हमारा विरोध दर्ज कराया, तो उन्हें हटाया गया। तो ऐसी बातें होती रहती है। ऐसी बातों को हम चुनाव से जोड़कर देखें और इन बातों से हमें लगे कि हम चुनाव में जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के हों, कुछ अधिकारी जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हों, हमारी मानसिकता को, कुछ एक्टिविटी जैसी होती है, ऐसा होता है। इन बातों को हमें नहीं लगता कि डिबेट में कोई मुद्दा बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बटोगे तो कटोगे, मुझे आप बताएं कि देश की राजनीति क्या इसी परिधि के तहत चलेगी? दूरी यही होना चाहिए हमारी राजनीति का, बटोगे तो कटोगे, कि हम सबों की विकास की बात करें, देश के विकास की बात करें, राज्य के विकास की बात करें, और हम सब देश के जितने लोग हैं हम सबको लेकर चलने की बात करें, हम गरीबों की बात करें, हम जो वंचित लोग हैं उनकी बात करें, जो हम जो काम करें उससे आम जनता को लाभ हो, और इस पर डिबेट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के दौरान, ना आप झारखंड में देखे होंगे, ना महाराष्ट्र में देखे होंगे, और कहीं नहीं देखे होंगे, आप यूपी में देखे होंगे। ये तो श्यामल जी बहुत दूर नहीं जाते हैं। अभी हरियाणा में चुनाव था और बटेंगे तो कटेंगे का नारा कुछ इस तरीके से चला कि जीती जिताई मैच आपके हाथ से निकल गया। तो अगर चुनाव जीतिएगा
सत्ता में बने रहिएगा, उसके बाद तो विकास करिएगा ना। लेकिन जब सत्ता में आ ही नहीं पाइएगा, विपक्ष में बैठे रहिएगा, तो फिर क्या करिएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और हमारी जो गठबंधन है, इसकी सोच है देश की विकास। हम सत्ता में आए, इसके लिए हम गलत बातों को बोले, इसके लिए हम गलत कामों को करें, ये ध्येय हमारा कभी नहीं रहा। हम सत्ता में रहें या ना रहें, जो देश की भलाई की बात होगी, देश की मजबूती की बात होगी, देश के लोगों में भय ना हो, संशय नहीं हो सरकार के प्रति, हम इसकी बात करते हैं और आगे भी करेंगे, और इसका परिणाम। ठीक है श्यामल जी, मैं आपको रोकूंगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, यूपी और खैर में पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले राउंड में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 3443 वोट मिले हैं। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी की चारू केन को 1738 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड की वोटिंग खत्म हो चुकी है और बीजेपी 1705 वोट से लीड कर रही है। यूपी में खैर सीट से पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और पहले राउंड में बीजेपी लीड ले रही है। सुरेंद्र दिलेर को 3443 और चारू केन को 1738 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड की वोटिंग खत्म। यह श्यामल जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं योजना। झारखंड में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर, अपनी घोषणाओं के दम पर चुनाव में कभी नहीं गई। आप लोकसभा चुनाव में जाए, थोड़ा पीछे जाए, तो इन्होंने सीता सोरेन को अपनी पार्टी में जोड़ा और बहुत बड़ा मैसेज इन्हें लगा कि बहुत बड़ा संदेश है राज्य की जनता के लिए कि शिबू सोरेन की बहू को हम अपनी पार्टी में ले आए, इससे हम पूरा झारखंड में विजय हमारी होगी और हम जीतेंगे। परिणाम आपके सामने रहा कि हमारे जो 5 ट्राइबल सीट है, एसटी रिजर्व सीट है, उस पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। तो श्यामल जी, अब चूंकि आप झारखंड का जिक्र कर ही रहे हैं, तो आपके सहयोगी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेता चंपई सोरेन वो बीजेपी में चले गए हैं, आपको लगता है कि उसका भी प्रभाव पड़ेगा? मैं उस पर भी आना चाह रहा हूँ। चंपई सोरेन जी भाजपा के नेता कभी नहीं थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें पहचान दिलाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा। लेकिन चंपई सोरेन जी जिस प्रकार यू टर्न लिए और उनकी जो नैतिकता होनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीता सोरेन को जोड़ा, अभी चंपई सोरेन जी को जोड़ा और उन्हें लगा कि इससे हमें बहुत बड़ा हथियार मिल गया है जो हम इस चुनाव में इसका इस्तेमाल कर हम सत्ता में आ जाएंगे। यह भी परिणाम कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। चंपई सोरेन जी का जो ये किसी भी जनता के मुद्दे से इन्हें कोई सरोकार नहीं होता है। इनका सरोकार सिर्फ यही होता है कि हम उनके नेताओं को तोड़ लें, कहीं गलत अफवाह फैलाएं, लोगों को भय दिखाएं। ये दिखाते हैं बटोगे तो कटोगे। मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं, और मुझे कौन डरा सकता है? कोई नहीं डरा सकता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा पाठ करने में विश्वास रखता हूँ, मुझे भी अपने देवी देवताओं पर विश्वास है, मुझे तो किसी ने नहीं डराया आज तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे को ले जाना चाहते हैं जनता के बीच कि तुम डरो और तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटो और हमें वोट करो। ये जानते हैं कि हिंदुओं की संख्या अधिक है, अगर हम इसमें सफल हो गए तो हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन जनता सभी चीजों को समझती है। ठीक है श्यामल जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। धनु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। धनु जी, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी ने चंपई सोरेन को अपने पाले में लाया और यह कहा गया कि भाई ये तुरुप का इक्का है चंपई सोरेन, क्या वो इंपैक्ट डालते हुए दिखाई दे सकते हैं? हालांकि रुझान तो अभी आ ही रहे हैं और धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा परिणाम भी सामने आ ही जाएंगे। क्या चंपई सोरेन वो इंपैक्ट डाल पाए चुनाव में या वो पूरा मतलब फुस्सी बम हो गया मामला? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूंगा। श्यामल जी अभी कह रहे थे कि मैं जनता की भलाई की बात करता हूँ। ये जब विपक्ष में होते तो जनता की भलाई की बात करते हैं, जब ये सत्ता में होते तो मलाई की बात करते हैं। फर्क इतना ही है, क्योंकि ये आप इसका देखिए, अभी ये दावा कर रहे हैं, जैसे झारखंड की बात जो आप करें, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन कौन थे? जब संकट आया सोरेन परिवार पे तो संकट मोचक बनकर कौन आया? चंपई सोरेन ही तो आया ना। मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा था इनको ऐसा चेहरा जिस पर तमाम गठबंधन एकजुट हो,
क्योंकि कांग्रेस खींचतान कर रही थी, आरजेडी खींचतान कर रही थी। ये इनका भ्रामक फैलाने का जो काम है ना, और जब वो एक मुख्यमंत्री थे तो एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को रद्द करने का पावर किसको था? चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे ना। जब हेमंत सोरेन जेल से मान लीजिए उसको जमानत मिल गया तो उनको जो अपमान किया, मतलब क्या, एक रनिंग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को रद्द करने का पावर किसी पार्टी को होता है क्या? उनको अपमान किया। क्या ये बात सच नहीं है कि जिस वक्त सोरेन जब जेल जा रहे थे उन्होंने चंपई सोरेन पर विश्वास दिखाया और उन्होंने पूरे राज्य की जिम्मेदारी दे दी? क्या चंपई सोरेन का यह कर्तव्य नहीं बनता था कि वो थोड़ा इंतजार करें? हाँ, बिल्कुल यही कर्तव्य तो हेमंत सोरेन का बनता है ना, कि आपके संकट मोचन के टाइम में आप जेल जा रहे थे, ठीक है, कोई आपने तो बॉर्डर पर जाके गोली तो नहीं चला ना, पाकिस्तान के आतंकवादी को तो नहीं मारा था ना आपने। आप जब जेल जा रहे थे तो ऐसे में एक व्यक्ति चंपई सोरेन आकर आपकी नैया को पार लगाया, तो एहसान तो चंपई सोरेन ने किया ना। और चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को रद्द करने का पावर किसी को है क्या? तो उनको जलील किया, उनको नेस्तनाबूद किया, उनको अपमान किया, और उन्होंने कहा कि हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा एकदम से बीजेपी में नहीं चले गए, उन्होंने पूरी बात कहा जनता के सामने, मीडिया के सामने। उन बातों को तोड़ मरोड़ को पेश करना एक अलग बात है, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या उसका फायदा है? क्यों नहीं फायदा होगा? क्योंकि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं एक बार ही उन्होंने हारा, उसके बाद हार कभी नहीं उसने देखा। और एक जितना पावर रखता है वहां पर हेमंत सोरेन से तो बड़ा लीडर है ही, हेमंत सोरेन से बड़ा लीडर है, क्योंकि वो अपने दम पर है, अपने दम पर लीडर है वो, समझ गए। अगर मान लीजिए गुरुजी का साया ना रहे हेमंत सोरेन के ऊपर तो हेमंत सोरेन अपने आप को साबित नहीं किया ना अभी तक तो आज भी हेमंत सोरेन के ऊपर गुरुजी का साया है, और आदिवासी उनको अपना नेता मानते हैं, क्योंकि झारखंड अलग हुआ बिहार से। जो लोग कहते थे मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, वो व्यक्ति भी उनके साथ है। तो यहाँ नैतिकता किसका है? नैतिकता रखना था सोरेन परिवार को। तो सबसे पहले नैतिकता सोरेन परिवार ने खोया कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को रद्द किया, अपमान किया, उसको मजबूर किया, उसको जलील किया, क्योंकि पार्टी का तो सर्वेसर्वा वही है ना, लेकिन सरकार का सर्वेसर्वा कौन था? चंपई सोरेन थे। तो ऐसे में चंपई सोरेन ने एक रास्ता चुना, जो रास्ता बीजेपी के घर जाता था, और आज वो बीजेपी के घर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो बात इन्होंने कहा सीता सोरेन, मैं मानता हूं भाजपा वहां क्या गलती किया। सीता सोरेन को अगर अपना नेता बना देते भाजपा तो उसकी हार नहीं होती। उसको उन्होंने सिर्फ ब्रांच रखा, एक शाखा रखा, उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बना दिया, जैसे मधु कोड़ा को बना दिया था कांग्रेस की पार्टी सोनिया गांधी ने, कि नहीं, सोनिया गांधी ने कह दिया कि मधु कोड़ा ही मुख्यमंत्री होंगे, एक निर्दलीय, क्योंकि एक सीट के कारण वहां सरकार नहीं बन पा रही थी, एक विधायक के कारण, और उन्होंने शर्त दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा अगर आपको मेरे साथ आना कहो। तो ये ठीक है धनुष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर आगे चल रहे, सपा के हाजी रिजवान से रामवीर सिंह ठाकुर आगे चल रहे। मुरादाबाद कुंदरकी में बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे राउंड की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 9 की 9 विधानसभा सीट की हम पूरी अपडेट हर एक मिनट हर एक सेकंड की आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा के हाजी रिजवान से रामवीर सिंह आगे चल रहे हैं। मुरादाबाद कुंदरकी में बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तीसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। तो यूपी उपचुनाव का बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी उपचुनाव में तो सियासत का पूरा जो है वो आज अखाड़ा देखने को मिल रहा है। धनुष जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी, ये पता है क्या, जब चंपई सोरेन झारखंड में आपकी पार्टी से रिश्ता तोड़कर उन्होंने बीजेपी से रिश्ता जोड़ा, इसके बाद यह कहा गया कि ये जो बीजेपी ने तुरुक का इक्का चला है ना, ये हेमंत सोरेन को बहुत परेशान करेगा। अब जब चूंकि अब धीरे धीरे समय तो बीत ही रहा है, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हेमंत सोरेन से गड़बड़ी हो गई, जाने अनजाने में या अनभिज्ञता में उनसे गड़बड़ी हो गई, और बीजेपी ने उसी गड़बड़ी का फायदा उठाते हुए खेला कर दिया पूरा झारखंड में? को आपने
विश्लेषक के रूप में रखा है, लेकिन मुझे लगता है ये भी किसी पार्टी के प्रवक्ता ही हैं। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि चंपई सोरेन जी की बात को उन्होंने रखा कि मुख्यमंत्री जी ने इन पर भरोसा जताया था। इन्हें ये जानना चाहिए कि हमारे इतने इतने विधायक थे, मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं पर भरोसा जताया। इसलिए जताया ये पार्टी के हमारे सीनियर नेता थे, और ये जब आएंगे और जो हमारी बातों को रखेंगे, और जब हम आएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो हमें बताएंगे। मुख्यमंत्री जी जेल गए, उस पर ये बातें करते हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने की, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो बोलने से घबरा रहे हैं। सच्चाई क्या है कि मुख्यमंत्री जी क्यों बोले, क्यों उन्हें मुख्यमंत्री बनाए? कभी कहा चंपई सोरेन जी ने जब सीएम जेल से 5 महीने के बाद आए तो चंपई सोरेन जी को आभार व्यक्त करना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि आप सत्ता संभालें, आपने मुझ पर यह भरोसा किया। लेकिन चंपई सोरेन जी ने नहीं कहा। ये कहते हैं कि कार्यक्रम कैंसिल क्यों हुआ। इन्हें पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ही सबसे बड़ी चीज नहीं होते, उसके ऊपर यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो निर्णय होते हैं, जब हमारा गठबंधन का सरकार बनता है, तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्णय को फॉलो करना मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है। जब सभी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये तय हुआ कि अभी कार्यक्रम नहीं होंगे, मुख्यमंत्री जी का जो है, चाहे वो वजह हमारे अंदर जो भी रहा हो, उस वजह से हमें नहीं लगता कि दूसरे दलों को कुछ लेना देना चाहिए। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मना किया तो माने नहीं गए। उन्होंने कहा विरोध किया उस वक्त, विरोध इन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन उस वक्त चंपई सोरेन जी ने विरोध नहीं दर्ज कराया। चंपई सोरेन जी को ये लग रहा था कि हम अभी लगातार मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जो एक सेकंड शामिल जी, जब सब कुछ ठीक था तो फिर चंपई सोरेन इतना पुराना रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए? मेरा भी यही करना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लॉलीपॉप दिखाकर राजनीति करना चाहती है, चंपई सोरेन जी लगातार दिल्ली में जमे रहे अपने बेटे के साथ, समर्थकों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी आप सबों ने देखा होगा कि किस प्रकार अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, उन्हें इंटरटेन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्या इनकी नीति है, क्या सिद्धांत है? कभी चंपई सोरेन जी इनके पाले में नहीं होते थे तो इनके विरोधी थे, इनके नीति सिद्धांत से अलग थे। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में विरोध का स्वर जैसे फूटा, ये लोग उन्हें तवज्जो देने लगे। मुख्यमंत्री अब समझ सकते हैं अब कितना बड़ा इनकी ये साजिश करते हैं कि किसी को कैसे तोड़ के अपने पार्टी में ले, क्योंकि इनके पास नेता है नहीं झारखंड में। झारखंड में आप देखे होंगे, अगर इनके पास नेता होता, सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ चुनाव लड़ा तो हम सभी राजनीतिक दलों के एक प्रभारी होते हैं जो कि होते हैं, जो झारखंड में चुनावों का संचालन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गुलाम मोहम्मद मीर जी थे, वो चलिए लगातार जुड़े रहे, लेकिन ये 5-5, 7-7 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को उतार कर एक एक जिला बांटकर, प्रमंडल बांटकर, इस प्रकार से इन्होंने उन लोगों का उपयोग किया कि लग रहा था कि झारखंड भारतीय जनता पार्टी सचमुच में बीमार है। अगर ये बीमार नहीं होते तो इतने डॉक्टरों की जरूरत नहीं होती इनको। ये अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इतने डॉक्टरों को लगाया था। लेकिन यहाँ की जनता, हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड की जनता को कितना समझ पाएंगे ये आप सभी जानते हैं, हमारे भाजपा के नेता भी जानते हैं। ये क्या खेल खेलने आए थे, और ये चुनाव के पहले से भी इन लोगों का दाव था कि हम कैसे। यानी कि शामिल जी, आप ये कह रहे हैं कि 40 साल जिस पार्टी में बिता दिया, वो 4 महीने पहले पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, और आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों? मतलब आप लोगों को, मतलब समझ रहे हैं आप कि मामला कहां पर गड़बड़ हो गया? क्योंकि 40 साल की ईमानदारी 4 महीने में मतलब अचानक से आपके सामने से चली गई। बिल्कुल, हमारे मंत्री बादल पत्रलेख जी को तो 3 महीने पहले मंत्रालय से हटाया गया, नए मंत्री बनाए। कहां बादल जी दूसरे पार्टी में चले गए? कई लोगों ने उन्हें प्रलोभन दिया कि आपके साथ जो है इस तरह की घटना हुई है, आपको शर्मसार किया गया, लेकिन उन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। जो सच्चे कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के होते हैं, पार्टी के निर्णय को फॉलो करते हैं। और चंपई सोरेन जी जैसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाया जेएमएम ने, तो उससे जीवन में उसका आभारी होना चाहिए था। नहीं तो शामिल जी, खबर तो यह भी आई थी कि चंपई सोरेन जितना हेमंत सोरेन से परेशान है, उससे ज्यादा कांग्रेस से परेशान थे वो।
ये देखिए, ये अंदरूनी मामला है सरकार चलाने का, ऐसा नहीं है। चंपा सोरेन जी ने कभी ये बयान नहीं दिया कि हमें कांग्रेस से कोई परेशानी हो रही है। अंदर खाने की बातों को हम उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। जो बातें सामने आती है, जनता के बीच जो जाती है, उन्हीं चीजों से हमें लेना देना होता है। अंदर में ठीक है श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा। अजय पांडे हमारे सहयोगी रांची से बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ वहां का माहौल और क्या कुछ चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उससे क्या कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी ये कह सकते हैं कि बीजेपी में अभी सियासत की मौसम अभी सजने वाली है, अभी सज रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से चुनाव के रुझान सामने जो आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी जो है इंडिया गठबंधन बढ़त में सामने दिखाई दे, नतीजे सामने आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन बढ़त के प्रकार पे देखा जा रहा है। तो अभी चूंकि शुरुआती दौर है, अभी इस समय सुबह के 10 बजने के कुछ समय बचे हैं। और वैसे में जो 7 तस्वीरें की अगर हम बात करें झारखंड में जना, तो ये तस्वीरें लगभग अब कल सकते हैं कि 12 बजे के बाद तस्वीरें, क्योंकि अभी अब गए चुकी शुरू हो चुकी। अब देखना है कि अभी जो ईवीएम बैलेट पेपर चली क्योंकि पूरी गणना कंप्लीट अभी पूरी प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं है। और ईवीएम अभी कुछ समय के बाद है, जो कुछ क्षेत्रों में ईवीएम भी अभी खुल चुका है। तो अभी देखना, इंतजार करना पड़ेगा इस वजह से कि अभी क्या स्थिति होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में इस बार सबसे बड़ी तेज अभी जो निगाहें हैं वो जयराम महतो की पार्टी पर है। अब ये जयराम महतो अब जो है इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे या फिर एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे, जो देखने वाली बात। हालांकि ये दोनों पार्टियों की नेताओं का अगर कहा जा सकता है कि इनकी नजर जयराम महतो के इन प्रत्याशियों पर है कि जो पूरे राज्य में 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। और ये देखना पड़ेगा कि उन समीकरणों पर का जो खेल है, उस समीकरण में चिंता खेल दिखाते हैं, जिसकी जयराम महतो निश्चित रूप से आए होने वाले हाल साल की सियासत की सबसे बड़े, और नहीं कह सकते हैं कि जो आदिवासी की बात वोटों की है तो वो सबसे बड़ी नेता है। और इसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कह सकते हैं कि आज की सबसे बड़ी चिंता के रूप में सामने आती जा रही है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आज की जीत पर ही एनडीए की जीत बताई जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आप देख जो है आज की अपनी 14 से 15 सीटों को मांग को लेकर के लगातार रहा है, वैसे में जो पूरी समीकरण कंप्लीट होते हुए और जो बीजेपी ने 10 सीटों पर चुनाव से खड़ा कर दिया है, यानी आज की आप कह सकते हैं कि पूरी विधानसभा में 10 सीटों पर अपनी भाग आजमा रही है। अब इनको देखना पड़ेगा कि अब जो जयराम महतो की जो पार्टी है, अब वो उन 10 सीटों पर उनकी समीकरण किस प्रकार से निकलती है। तो दूसरी तरफ यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एनडीए की अगर हम सेमी की बात कर ले, कि एनडीए खेमे में कांग्रेस की जो स्थिति वर्तमान जो आंकी जा रही है, तो निश्चित रूप से इससे भयभीत झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा होगा कि कोहिलार में जो स्थिति थी, पलामू में जो स्थिति थी, वो स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से इनके दूसरे चरण में हेमंत सोरेन ने पूर्व बागडोर संथाल परिगणना में अपने दामोर को संभाली और अपने हिसाब के तरीके से वो वहाँ कैंपेनिंग किया और मजबूत स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। क्योंकि आप पलामू की स्थिति की बात करने की या कभी अंतरिक्ष घटनाओं सीटों की अगर हम बात कर लेंगे, तो वैसे वो हवा वो रुक कर जो कांग्रेस की तरफ नहीं देखने को मिले। और वो अंदाजा पहले चरण में लगाया जा रहा है कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन पूर्ण से कमजोर होती सामने दिख रही है। और इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे चरण में मुख्यमंत्री खुद वो अपनी कमान को संथाल परिगणना में संभाले और संभाले। अजय, एक पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। ये अभी के आंकड़े, अभी के रुझान वो क्या दिखाई दे रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये चंपई सोरेन वाला इंपैक्ट वो दिखाई दे रहा है जमीन पर, वो आंकड़ों में तब्दील हो रहा है या नहीं? क्योंकि हवा तो इस तरीके से बना था कि भाई आदिवासी समाज में चंपई सोरेन से बड़ा तो कोई नेता ही नहीं है। 14-15 विधानसभा सीट पर तो चंपई से ज्यादा किसी का दबदबा ही नहीं है। आइए देखिए, ये बात सत्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की में अगर हम बात कर ले तो चंपई सोरेन अपने क्षेत्र के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जा रहे हैं और लगातार उनका दबदबा रहा है। और ये 40 वर्षों से उन्होंने अपनी कह सकते कि कोहलाल के एरिया में राजनीति की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो बहुत करीबी से पूछा और उसकी की जो उपज है वो सामने दिखाई दे रही है। और जो हाल साल में जो घटनाएं राज्य में हुई और वैसे में बीजेपी से ये बात लगा कि
चंपई सोरेन बीजेपी में आकर के बाद वो हमें दिखाएंगे, वो उनकी राजनीतिक चमक दिखेगी, वैसा जो पहले चरण में उस तरीके से नहीं दिख पाया। हालांकि देखिए अभी मतदान काउंटिंग जारी है, ऐसे में बहुत सारे तस्वीरें सबकी साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात ये तय है कि कोहलान में चंपई सोरेन को जिस प्रकार से बीजेपी ने उम्मीद किया था वैसी चमक कोहलान में नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं फिर आपका रुख करूंगा। हमारे साथ राजेंद्र यादव अध्यक्ष है भारतीय किसान संगठन के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। रुझान तो उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीट का आप देख ही रहे हैं और फिलहाल लगभग सीटों पर बीजेपी एज ले रही है, 1 या 2 सीट को छोड़ दे। आपका आकलन, आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए क्या है कि हम लोग जो किसान वर्ग से आते हैं, हम लोग लगातार जो है सत्ता का विरोध करते आए हुए हैं। अब इसको अगर राजनीतिक गलियारों से देखा जाए तो राजनीतिक जो विपक्ष होता है, विपक्ष का अपना आकलन होता है, अपना काम करने का तरीका होता है कि वो इसको किस तरीके से उसको भुनाने का काम करता है। क्योंकि हम जो है, हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से ना तो दोस्ती होती है, ना हमारी किसी से दुश्मनी होती है। हमारी जो लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई होती है सीधी सरकार से होती है। जो उस कुर्सी पे बैठ जाता है हम उससे अपने अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि हम अपने अधिकार की बात करेंगे भी किससे, जो देने वाला होगा उससे बात करेंगे। तो लगातार किसानों का जो है वो बिल्कुल विरोध रहा है, सरकार के खिलाफ रहे हैं किसान रहे हैं, और वही चीज देखने को आई थी। और पीछे चुनावों में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत जगह जो है झड़पें हुई और किसान वर्ग को वोट डालने के से रोका भी गया था। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाई थी। और किसान तो सिर्फ यही देखता है कि उसका जो अधिकार है, उसकी फसल का उचित मूल्य जो है वो मिल जाए, और इसके आगे और क्या कहेगा। ये तो आगे का काम तो विपक्ष का है, विपक्ष को अच्छे से करना चाहिए। हम लोग अपना निरंतर जो है लड़ाई है वो लड़ते रहते हैं और अपने हक और अधिकार की बात जो है लगातार करते रहते हैं। नहीं तो राजेंद्र जी, मतलब आप भी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस वाले उपचुनाव में, खास करके उपचुनाव में धांधली हुई, आप ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। इसमें बहुत सारी जगह देखा गया है, आप लोगों के माध्यम से भी देखा है, और जहां पर संगठन है, जहां पर लोग हैं, उन लोगों ने भी फोन के माध्यम से बताया कि हाँ, वोट डालने से जो है बिल्कुल रोका गया है। तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। वोट डालने का अधिकार सबको है, सबको अच्छे से वोट डालने दिया जाता तो उसमें रिजल्ट जो है अच्छे से आ जाता, पता चल जाता कि भाई सरकार ने जो अच्छे काम किसानों के लिए किए हैं या बुरे काम किए हैं, तो रिजल्ट भी सामने आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरीके से आम जन को जो है वोट डालने से नहीं रोकना चाहिए। नहीं राजेंद्र जी, अगर हम हरियाणा में देखें, चूंकि जब किसान दिल्ली की तरफ रुख किए थे तो ये कहा गया कि भाई ये सरकार जो है वो किसान विरोधी है। अगर ऐसा था तो फिर वो हरियाणा में होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया? और इसके बाद महाराष्ट्र में तो आप रुझान तो देख ही रहे हैं, झारखंड को अगर छोड़ दिया जाए फिलहाल के लिए तो मतलब ये कैसे हो रहा है? मतलब अगर सरकार किसान विरोधी है तो फिर सरकार बन कैसे जा रही है फिर वापस? मैंने आपसे अभी भी शुरुआत यहीं से करी थी कि हम लोगों का काम है अपना अधिकार मांगने का काम है सरकार से। हम लोग लगातार निरंतर प्रयास रखते हैं। और जहां आपने हरियाणा की बात कही, तो अभी आपने खनौरिया शंभू बॉर्डर पर देखा है, लगातार 9 महीने से किसान जो है धरना रहते हैं। और चुनाव के बीच हम लोगों ने वो धरना जो है थोड़ा सा कहते हैं कम किया था। तो वो विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी वोट मांगे, किस तरीके से वो अपनी बात जो है किसानों और आम जन तक कहता है, वो उनकी काम की बात है। जहां तक हरियाणा की बात करते हैं, जहां तक पंजाब की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोगों ने कल भी एक मीटिंग जो करी है, दिल्ली के अंदर मीटिंग करी है, और उसमें जो आंदोलन है जो हमारा है वो 26 तारीख से भूख हड़ताल पे कुछ किसान बैठ रहे हैं, वहां पर बैठ रहे हैं। तो वो हमारा एक अलग पार्ट है। हमने सरकार विपक्ष से ये नहीं कहा कि आप जो है हमारे हक अधिकार दे दो, हम सरकार से मांगते हैं। चुनाव जो होता है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में होता है। किसान को तो सिर्फ ये एक तरीके से इस्तेमाल करने वाली बात करते हैं कि बस अगर सरकार के प्रति कुछ किसानों ने नरम रुख अपना दिया तो विपक्ष कहता है साहब इन्हों क्या कहते हैं बहका लिया गया है। और अगर सरकार के ज्यादा खिलाफ हम लोग चुनाव में चले जाते हैं तो सरकार कहती है कि ये कुछ बरगला लिया गया है, विपक्ष के द्वारा बरगला गया। तो इस चीज से हम लोग अपने आप को बहुत अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारी एमएसपी की लड़ाई है, हमारी अपनी जो संपूर्ण ऋण माफी की बात है, और जो स्वामीनाथन आयोग की बात है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सत्ता के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। मान लो हरियाणा में सरकार बदल जाती है या महाराष्ट्र में सरकार बदल जाती है, तो हम लोग जो सरकार आएगी हम तो उससे लड़ेंगे। हम तो भाई ये काम हमारा नहीं है कि हम लोग जो है सरकार के प्रति चले जाए, राजनीतिक पार्टियों के पीछे लगे डोले, जब साहब चलो हम आपके साथ हैं, चलो आप हमारा ये काम कर दीजिएगा। क्योंकि हमारा एक अलग ट्रैक है, हम उस ट्रैक पर चलना चाहते हैं। हम लोग सरकार से लड़कर, सरकार के सामने अपनी बात रख के हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं। अगर आप लोग ही हमारे ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे, अगर हम विपक्ष के साथ लग जाएं कि चलो साहब हम आपको जिताने का काम करते हैं, हम आपको जिताने का काम करते हैं, तो ये तो इनका काम है। हमारा काम अपना है
कि हम किसानों को, आम वर्ग को जागरूक रखते हैं, अपने हक अधिकार के लिए रखते हैं। विपक्ष इसको कितना भुनाता है, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, राजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। राष्ट्रीय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए चुनाव तो एक तरफ, अब चूंकि परिणाम आ रहा है तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपके ऊपर लगातार एक ये जो आरोप लगता है कि आपकी पार्टी वो किसान विरोधी है, किसानों की डिमांड नहीं मानती है, वो लगातार इसको लेकर शिकायतें किसान की बनी हुई है। राष्ट्रीय जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के रण का आज फैसला होगा और केदारनाथ में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी की आशा नौटियाल को 1398 वोट मिले हैं, कांग्रेस के मनोज रावत को 915 वोट मिले हैं अब तक के, और निर्दलीय त्रिभुवन चौहान को 1185 वोट मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत तीसरे स्थान पर है। तो बीजेपी की आशा नौटियाल 213 वोट से आगे चल रही है केदारनाथ सीट पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो यूपी उपचुनाव को लेकर हम आपको बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं और वेबसाइट पर डेटा जो है वो देरी से अपडेट हो रहा है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर अब आरोप लगाना शुरू कर दिया है। यूपी उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं कि जो डेटा है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देरी से क्यों अपडेट किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा क्यों अपडेट नहीं किया जा रहा है। तो लगातार समाजवादी पार्टी वो पूरी इस काउंटिंग प्रक्रिया को नजर में बनाए रखी हुई है। राष्ट्रीय जी सवाल मेरा यह था कि आपकी पार्टी चुनाव में जाती है, जीतती है, हारती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक जो शिकायत आपके सरकार से लगातार है वो किसानों की है कि हमारी एमएसपी को लेकर मांग है या उनकी जो भी मांगे हैं, मैं अगर कहता हूं आपकी सरकार पर लगातार किसान विरोधी होने का ये टैग वो लगा है अभी भी कि किसानों की बात आपकी सरकार नहीं मानती है। जी, पहली बात तो कि किसानों के लिए जो हमदर्द है वो वही भुक्तभोगी हो सकता है जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और गरीबी को जिसने देखा है, जिसने अन्न को का मोहताज रहा हो। तो एक तो पहली बात है कि कहते हैं ना कि दर्द जो महसूस करता है, दर्द जो पहले से जिसको महसूस हुआ रहता है वो दूसरे का दर्द महसूस करता है। तो इसलिए ये लांछन तो बेकार ही है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, किसानों का दर्द नहीं समझते। अभी भी जो हम लोगों ने संकल्प पत्र में लिखा वो भी किसानों के लिए एक हमदर्द के रूप में हम लोग उभर कर आ रहे हैं। और पहले भी जब एमएसपी में खरीदारी की बात हुई थी तो वो भी हम लोगों की एक योजना में से थी और कृषि सम्मान योजना जो लगातार दिया जा रहा है वो भी किसानों के हक में दिया जा रहा है। तो पहली बात तो वो, और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि चंपई सोरेन जी के लिए, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि चंपई सोरेन जी 40 साल से जिस परिवार में थे, जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, आखिर उन्हें कितनी तकलीफ होगी। 40 साल से एक घर में रहता हुआ इंसान जो है वो दूसरे घर में जाने के लिए परेशान हो जाता है और वो दूसरे घर जाते हैं। तो सचमुच में एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। मगर फिलहाल जो भी हुआ हो उनके अपमान का या उनको अच्छा नहीं तो राष्ट्रीय जी वही तो कह रहे हैं श्यामल जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं और आप लोगों को ये जोड़ तोड़ की राजनीति अच्छी लगती है, इसलिए आपने चंपई सोरेन को नीचे से खिसका दिया, उनकी 40 साल का जो विश्वास था वो तोड़वा दिया। एक बात तो कि चंपई सोरेन जी जिन्होंने 40 साल की राजनीति की, जो लॉलीपॉप प्रोड्यूस किया गया, मुझे ऑब्जेक्शन है उस बात पर। क्या लॉलीपॉप उनको देखकर उनको बहलाया जा सकता है? वो बच्चे हैं क्या? तो ये तो बात सरासर गलत है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात ये कहकर समाप्त करूंगी, दूसरे चैनल में भी जाना अभी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं, सत्ता के नशे में चूर है लेकिन झारखंड को रियासत समझ बैठे हैं, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो झारखंड को अपनी रियासत बना बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है राष्ट्रीय जी। श्यामल जी मैं आपके पास आऊंगा, धनुष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धनुष जी देखिए, एक तो राजेंद्र जी भी हमारे साथ है, इनका यह कहना है कि ये जो बीजेपी की सरकार है हम उसके विरोध में, क्यों? क्योंकि ये किसानों की बात नहीं मानती है और किसानों की जो मांगे हैं उनको माना नहीं जाता है, उल्टा उनको जो है बॉर्डरों पर रोक दिया जाता है और वो सालों साल वहां पर खड़े होकर वो
अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी जाती है। फॉर एग्जांपल एमएसपी को लेकर ये अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन किसान बात नहीं मान रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, बीजेपी प्रशासन और पुलिस के सहारे जो है वो चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन आंकड़े वो कुछ और बताएं, लेकिन आरोप तो एज इट इज लग रहे हैं ना। नहीं, आपने लिंक भेजा था क्या? देखिए, एलयू लगेंगे आरोप इसलिए, जैसे अभी राजेंद्र भाई बोल रहे थे किसान नेता कि हम वो विरोध भी कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि हम सरकार से ही मांगेंगे। तो उनकी चाहत जो है सरकार के प्रति, उनका लचीला रवैया है, वो कह रहे कि हमको सरकार ही देंगे, विपक्ष नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से आप देखिए दिल्ली का जो नजारा था, क्योंकि दिल्ली की आबादी जो है वो करोड़ों की आबादी है, वहाँ सभी लोग जो है नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। और ऐसे में अगर आप दिल्ली को नजरबंद कर देते हो, दिल्ली के यातायात को रोक देते हो, तो आप अपने ही स्वार्थ को देखते हो, तो क्या आप जनता के प्रति भी तो आपका कुछ लचीला व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि वो उनको आदेश दिया कि जाइए आप रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करिए। प्रदर्शन करना उनका इरादा होता तो प्रदर्शन तो आप कहीं भी विरोध कर सकते हैं, आप पंजाब में बैठ के भी विरोध कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख किसान अगर पंजाब में बैठता है तब भी केंद्र सरकार के लिए टेंशन है, अगर वो बिहार के धरती पे बैठता तब भी केंद्र सरकार के लिए टेंशन है। क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो कहीं भी भारत के किसी भी जमीन पे किसी भी कोने में रह के आप कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली ही क्यों? तो उसका इरादा सभी को पता था कि उसका इरादा क्या था। और विपक्ष जो विपक्ष के सारे नेता इनके मंच पर आए, इसलिए यह ना कहे कि विपक्ष हमारे दोस्त नहीं, विपक्ष इनके दोस्त है। और जैसा कि मिली भगत हुई, मिली भगत सबको पता है। रही बात एमएसपी, अगर मान लीजिए आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि पहली बार मैंने देखा कि किसानों को 2000 रुपया उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाते हुए, कई लाख करोड़ रुपया वो किसान को ही जा रहे थे ना, राजेंद्र के भाई को ही जा रहे थे। तो किसान भाई को जब जा रहा था, मदद सरकार दे रही थी, तो फिर सरकार कैसे किसान विरोधी हुए? और हरियाणा का आप उदाहरण देख लीजिए, हरियाणा में तो किसान ने कहा था ना कि नहीं भाई हम तो मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, फिर उसकी सरकार बन गई। तो बहुत ऐसे बात, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप जो है आप यह कह सकते हैं कि सरकार यहाँ और ज्यादा काम कर सकती थी, हमको और ज्यादा लाभ दे सकती थी, लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं। तो धनोज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये इनका मकसद क्या था? फिर ये क्यों लगातार बॉर्डरों पर बैठकर सरकार से अपनी मांग को लेकर अड़े हुए? इनका मकसद धरना प्रदर्शन का नहीं था ना जनाब, मैं तो कह रहा धरना प्रदर्शन का होता तो ये घेराव कर लेते, भगवत मान जी को घेर लेते वहां। भगवत मान भी तो सहायता मांगते हैं केंद्र से। अरे आपको पता ना फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में, कि अगर आप राज्य सरकार को घेरते हो तो केंद्र सरकार को घेरो, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार जनता एक मिनट में आपको जवाब दे दूं। धनुष जी पहले मुझे बोलने दीजिए मुझे। आपको मैंने सुना, आपके लच्छेदार बात को मैंने सुना। सबको पता था दिल्ली को किसने बंधक बनाया, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को किसने डाउन किया। किसान देश के उन्नति के लिए अपना खून को पसीना बनाकर बहाते हैं। हम लोग भी खेतों में हल जोतने जाते भाई साहब, हमने चांद पर जन्म नहीं लिए, हमारे भी खेत में छोटे मोटे जो फसल उगते हैं उसको उगाने में क्या परेशानी होती है हमें पता है। लेकिन आप देखो दिल्ली को बंधक बनाने का काम किया, दिल्ली को बंधक बनाने का काम किया, इसका इरादा क्या था? कितने दिनों तक बैठे रहे, कितना नुकसान हुआ, ये देंगे नुकसान भरपाई करेंगे किसान। नुकसान की भरपाई के बारे में भी एक बात धनुष भाई, एक सेकंड धनुष जी, राजेंद्र जी जवाब दे लीजिए, बताइए। बात देखिए मैं बताऊं आपको, बात जब रोकने के रास्ते रोकने की बात आई थी तो रास्ते रोके किसने थे? किसानों को जाने दिया आपने लाल किले में? मैं आपसे बात कर रहा हूं। अरे लाल किला 9 महीने से, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, लाल किले वाला भी जग जाहिर हो चुका है कि वो किसने कराया था। लाल किले वाली बात मत करिएगा आप बिल्कुल भी, लाल किले वाला जग जाहिर हो चुका है कि किसके साथ बैठे उठ रहे थे वो लोग। दूसरी बात, मेरी बात सुनिएगा, 9 महीने से किसान बैठे हुए हैं खनौरी बॉर्डर पर, 9 महीने हो गए पूरे बैठे हुए। रास्ते किसने रोक रखे हैं? किसानों ने रोक रखे हैं क्या? आप इसका जवाब दीजिएगा जरा। सरकार ने झूठे आश्वासन देके हमें यहां से उठा दिया। दर्द जब होता है जब आप 300 400 500 किलोमीटर छोड़ के 1 साल जो है सड़कों पे बैठ के देखिए। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि छोटी मोटी किसानी मैं भी करता हूं। आपने दूसरी बात कह दी थी कि अपना बड़ा लचर रूप हम लोगों ने दिखा दिया। अब ये बताओ, विपक्ष के पास बेचारे के पास कुछ है नहीं तो लें किससे हम भैया? अरे देने वाली तो सरकार है। इस समस्या का समाधान जो दिल्ली में है, दिल्ली में तो लिया जाएगा। बैठे हुए हैं 9 महीने से किसान, क्यों नहीं चले गए भैया आप लोग?
आप किसानों के इतने हितैषी हैं, आप भी किसान परिवार से हैं, क्यों नहीं चले गए? उसका जवाब आप दीजिए कि 9 महीने से रास्ते किसने रोक रखे हैं? पूरे मेरी बात सुनिएगा जरा। 3 राज्यों की जो जनता है वो परेशान हो रही है, कहां से घूम कर आ रही है। किसानों ने रास्ता नहीं रोक रखा है, सरकार ने रास्ता रोक रखा है। उस रास्ते के बारे में बात करिएगा, रास्ता क्यों रोक रखा है? हम लोगों ने तो नहीं कहा कि हम दिल्ली आ रहे हैं अभी। मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने तो नहीं कहा दिल्ली आ रहे हैं, हम लोगों ने कहा कि हम खनौरी बैठे हुए हैं, बैठे रहने दीजिएगा। अरे आपने दिल्ली रोक रखा है, आपने खनौरी रोक रखा है, उस बात के बारे में नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। अरे बड़ी गजब रामलीला है आपकी। रोक रहा बैठने के लिए, बैठने का तरीका आपका गलत है। अरे भाई मेरी बात सुनो, जिसको दर्द होता है वो बैठता है, जिसको दर्द। अब मेरी बात सुनिएगा, जरा सा बीजेपी के बारे में मैंने कुछ गलत कह दिया, आपको दर्द हो गया ना? आपको दर्द हो गया जरा सा? मैंने जरा सा ही तो कुछ गलत कहा, आपको दर्द हो गया? ऐसे नहीं होता। मेरी बात सुनो, जब आपको किसी चीज का दर्द नहीं पता, आपके दोस्त आपकी देश की जनसंख्या के बारे में सोचना चाहिए। आपकी जानकारी में मैं बता दूं आपको। धनुष जी मेरी बात सुनिएगा जरा, ये जो लड़ाई है, ये जो किसान जो लड़ रहे हैं ना, ये आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी थाली रोजाना सिकुड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने आप लोगों को अलग से एक राशन कार्ड दे दिया है कि जाओ आपके लिए माल सस्ता मिलेगा, आपके लिए सिलेंडर सस्ता मिलेगा, आपके लिए गेहूं सस्ता मिलेगा। अरे यार कम से कम ये तो देखो कि हम देश के आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग किसी एक सत्ता पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे। हम लोग सत्ता हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं कि जो देश के आम आदमी की थाली सुपड़ती जा रही है ना, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि लड़ाई क्या चीज हो रही है। आपको तो सिर्फ ये कहना है कि किसान जो है बिल्कुल सरकार के विरोधी है। अरे सरकार का विरोध न करें तो किसका करेंगे भाई? बताओ ना किसका विरोध करेंगे हम लोग? किससे मांगेंगे बताओ? अरे आप देने लायक क्षमता में हो, आप नहीं दे सकते ना। चौधरी कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती ना। जो सत्ता में, मैंने यही कहा था कि जो सरकार में बैठेगा हम उससे लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार बदल जाती है, मेरी बात सुनेगा, अगर हरियाणा में सरकार वो बदल जाती है तो हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ते हैं। अगर झारखंड में जब सरकार बदलती है तो उससे लड़ेंगे, महाराष्ट्र में सरकार बदलती है उससे लड़ेंगे। सरकार पर है, देने का अधिकार किसको है? अरे जिसके पास है वो तो दे सकता है ना, उसकी बात करिएगा। ऐसे नहीं धनोज जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठ गए तो आप सीधा सीधा टांग दो ना कि हम लोग बीजेपी वाले हैं। क्या को राजनीतिक विश्लेषक को बदनाम कर रहे हैं? हम लोग सीना ठोक के कहते हैं हम लोग किसान हैं, हम लोग सरकार का विरोध करते हैं, करते रहेंगे। इसमें कौन सी बात हो गई? ठीक है, विरोध करना सबका अधिकार है यार। ठीक है धनुष जी देखिए, किसान एक अपनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत ही बट हो सकते हैं, बहुत ही बट हो सकते हैं। रुक करेंगे चुनाव की ओर। लड़ाई नहीं है सर, ये लड़ाई नहीं है। नजरबंद कर दिया दिल्ली को, ये लड़ाई है। ठीक है, दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता, उसने क्या बिगाड़ा इसका? अर्थव्यवस्था को इन्होंने बर्बाद कर दिया, हम लोग भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट को ठप कर दिया, नौकरी पैसा कितने का छूट गया। मेरी बात सुनो, रामलीला के मैदान तक आप लोगों ने नहीं जाने दिया। हम लोग तो कह रहे रामलीला पहुंचा दो, राजनीति कर रहे थे। ठीक है, अरे सीखना, मैच टिकट से सुनो ना कि वो किस तरह प्रदर्शन करते थे। ठीक है धनुष जी, ठीक है। अब आप रुक करेंगे जो है चुनाव के परिणाम की ओर। राशि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। श्यामल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष जी आप हमारे साथ बने रहिएगा और राजेंद्र जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा।